नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग संगम काल के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने संगम साहित्य के बारे में बात की, इम्पोर्टेंट लिटरेचर पर बात की और वहाँ पर हमने आपको बताया कि किस किस साहित्य को आपको ध्यान रखना है, किन किन महाकाव्यों को आपको याद रखना है, उनके लेखकों को आपको याद रखना है। और कल की ही क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि संगम काल के दौरान कुछ प्रमुख राजवंश हैं जिनके शासनकाल के दौरान इन कवियों का संगम हुआ था, जिनमें चोल चेर पांड्य के बारे में हमने बात किया था। तो आज चोल चेर पांड्य जो राजवंश थे संगम काल के दौरान, उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं हमारे विद्यार्थी काफ़ी सहजता और सरलता के साथ क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। उससे पहले शशांक आईएएस आप सभी का एक बार पुनः वेलकम करता है। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ वह जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, यानी डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, शशांक आईएएस, उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है, कई सारे विद्यार्थियों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कठिनाई आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय जहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांग रहा है, उसको आपको पहली बार अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिलअप नहीं करना है। आप ठीक उसके नीचे जो है न्यू यूजर्स दिया रहा होगा, आप वहाँ पर जा करके और अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें, फिर उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक जो कोर्स है हमारा इतिहास एक समग्र अध्ययन, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर जो परिचर्चा की जाएगी, उस क्लास को हम आपके बीच में लेकर के चल रहे हैं। और इस क्लास की फीस है 1199 रुपये। लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये में आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो महीने का 300 रुपये के आधार पर भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी लेनी हो तो आप मुझे हमारे व्हाट्सअप नंबर 8010045904 पर आप मुझसे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आप इजाज़त दें, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। देखिए, संगम काल के बारे में हम बात करते हैं और संगम काल में जिन तीन प्रमुख राजवंश के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे, वह चोल चेर पांड्य। तो एक बार थोड़ा सा इस मैप को आप देखिए। अगर इस मैप को अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि यहाँ से जो साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा, चोलों का साम्राज्य मिलेगा। किसका? चोल साम्राज्य। केरल का जो हिस्सा है आप वहां पर देखेंगे, वो चेर साम्राज्य के रूप में जाना जाएगा। और ठीक इसके नीचे का जो एरिया है, ये पांड्य साम्राज्य के रूप में जाना जाएगा। पांड्य साम्राज्य, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। आप देखेंगे चोलों का जो अभ्युदय हो रहा है वो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास होगा, लेकिन दोबारा से बीच में इनका पतन हो जाएगा, यानी कि इनका ग्राफ इस तरह से ऊपर बढ़ेगा और फिर इसके बाद इनका पतन हो जाएगा। और फिर एक लंबे अर्स के बाद, मतलब यहाँ से आप देखिए इनका ग्रोथ हो रहा है, फिर इसके बाद इनका पतन होगा, फिर इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद पुनः इनका अभ्युदय होगा। वह होगा नवीं शताब्दी में। तो नवीं शताब्दी के जो चोल हैं, कहा जाता है कि वह द्वितीय चोल साम्राज्य के रूप में उभर करके आएंगे। उससे पहले उनकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी संगम काल में। तो ये वही चोल हैं जो आगे चल करके इनका अस्तित्व बीच में समाप्त सा हो जाता है, लेकिन अचानक नवीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, विजयालय विजयालय के नेतृत्व में पुनः जो है द्वितीय चोल साम्राज्य की स्थापना होगी। उसको हम अर्ली मेडोल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर अभी एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत दक्षिण भारत में संगम काल और संगम काल के तीन प्रमुख राजवंशों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आइए देखिए क्या है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व और सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्यों का अभ्युदय था। अब इस मैप को अगर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे समझ जाएंगे कि उत्तर पूर्व में चोल, तो उत्तर और पूर्व दिशा ये है आपका। अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पूर्व में यानी कि यहाँ पर दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे जो है चेर, और सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्यों का शासनकाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास जो है बेसिकली इन्हीं राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाया जा रहा है, बहुत सुंदर सा इमेज है संगम काल में। और यहाँ पर चोल, पांड्य और चेर, इन तीनों राजवंशों के साम्राज्य को, राज्य क्षेत्र को इंगित किया गया है। यानी कि ये एरिया जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये चोलों का एरिया है पूरा। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा चोलों का बेल्ट है। तो यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है
शेर का इमेज, और ये पांड्यों का जो है देखिए मछली, और यहाँ जो चेर है धनुष। कई बार प्रश्न परीक्षा में आया है कि चोल चेर पांड्य इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। कई बार परीक्षा में क्वेश्चंस बना है कि चोल चेर और पांड्य जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो आपको कैसे याद कर लेना है मैं आपको बता दूं। देखिए, इन तीनों में कौन सबसे अधिक मजबूत है, तो जाहिर सी बात है ये आपको यहाँ पर टाइगर या शेर जो भी दिख रहा है, ठीक है, इन तीनों से भिन्न है, सबसे मजबूत है, और जो सबसे मजबूत होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चोल इन तीनों में ऊपर की तरफ है, तो इनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पर ही हो गया। इसके बाद पांडे, यानी कि अब अगर आप याद करिए द्वापर युग में पांडवों के बारे में, ये वाले पांडे और पांडव में बहुत अंतर है। तो पांडवों में अर्जुन ने जो निशाना लगाया था मछली की आंख पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मछली की आंख, और ये पांडे यानी पांडव, तो यहाँ पर मछली को आप देख लेंगे। इसके बाद शेष बचा आपका ये, ठीक है, धनुष। तो धनुष आप जो है चेहरों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बना लें, यहाँ पर किसी विशेषज्ञता की और एक्सपर्टाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। तो इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं चोल चेर पांडे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इसको आप जरूर ध्यान दे लेंगे, और वन लाइनर एग्जाम्स में जरूर इसको पूछा जाता है। आइए हम लोग विस्तार से आगे चलें। तो सबसे पहले चोल राज्य के बारे में, चोल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर की गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे चोलों की जो राजधानी थी पुहार या कावेरीपत्तनम। इन सारे पॉइंट्स को बेटा आपको याद करना है, यहाँ पर अभी किसी कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान देना है, इन सभी बातों को याद रखना है। चोल राज्य की राजधानी पुहार या कावेरीपत्तनम। प्रारंभिक राजधानी जो इनकी थी, प्रारंभिक राजधानी वह उत्तरी मल्लूर या उरैयूर थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रारंभिक राजधानी इनकी कहाँ थी, उरैयूर, लेकिन परमानेंट राजधानी इनकी कहाँ बनी, कावेरीपत्तनम में परमानेंट राजधानी इनकी बनी। इनके राज चिन्ह के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि राज चिन्ह क्या है, बाघ या चीता। तो बाघ या चीता यह इनका राज चिन्ह माना जाता है। कहा जाता है कि संगम कालीन तीन प्रधान राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। यानी कि जो तीन प्रधान राज्य थे चोल चेर पांडे, उनमें आप देखेंगे कि सबसे पहले चोलों का ही अभ्युदय हुआ। प्रारंभ में चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी, उत्तरी मल्लूर, लेकिन ऐतिहासिक युग में उरैयूर हो गई थी। मतलब दोनों को ध्यान रखना है। हालांकि बाद में जब करिकाल एक शासक होता है, उसके शासनकाल में आप देखेंगे कावेरीपत्तनम, ठीक है, या पुहार नगर की स्थापना कर उसने इसको राजधानी बनाया। तो चोलों की राजधानी के रूप में आप उत्तरी मल्लूर, उरैयूर और पुहार या कावेरीपत्तनम को याद करिएगा, लेकिन प्रारंभिक राजधानी के रूप में उत्तरी मल्लूर और उरैयूर को, और जो है प्रमुख राजधानी के रूप में जब बाद में राजधानी का दर्जा मिला तो पुहार या कावेरीपत्तनम में। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसमें क्या आएगा कि चोलों की राजधानी इनमें से कौन सी नहीं रही है, ध्यान रखिएगा कौन सी नहीं रही है। तो उसमें देगा एक उत्तरी मल्लूर, दूसरा उरैयूर, तीसरा पुहार या कावेरीपत्तनम, और चौथा कोई और दे देगा। ठीक है, मदुरई दे सकता है। तो आप वहां पर देखेंगे कि कौन सी नहीं रही है, ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। या अगर प्रश्न बनता है कि चोलों की राजधानी इनमें से कौन सी है, तो तीन अलग नाम देगा और एक इनमें से कोई एक नाम दे देगा। तो इस बात को आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए और भी चोल राज के बारे में। चोल राजवंश के प्रमुख शासक, देखिए यहाँ पर चोल राजवंश के 6 प्रमुख शासकों के नाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन इनमें से भी आपको सबको नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, चोल राजवंश के प्रमुख शासकों में आपको करिकाल को याद रखना है। किसको, करिकाल को। और एक शासक और आप यहां पर देखेंगे, नेडू मुडुक्किल्ली। तो दो शासकों को आपको ध्यान रखना। हालांकि सबके बारे में कुछ न कुछ बातें हम यहाँ पर प्रमुखता से करेंगे, लेकिन करिकाल को और नेडू मुडुक्किल्ली को तो चोल राजवंश के प्रमुख शासक होते हैं। और इनमें से भी करिकाल आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आपका आपके एग्जाम में इन्हीं से बनता है विशेष करके। ठीक है, बाकी कई सारे शासकों के बारे में दिया हुआ है। चलिए, तो जो शासक हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला है इलन जेति चेन्नी, उरुवप्पहर्रई इलन जेति चेन्नी। तो आप लोग मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिएगा, जब आप क्लास कर रहे होंगे तो उस टाइम जब मैं आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस करिए, तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करिएगा। उरुवप्पहर्रई इलन जेति चेन्नी। तो राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है किसको, उरुवप्पहर्रई इलन जेति चेन्नी, जिसकी राजधानी उरैयूर थी। यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था।
यानी कि जब यह युद्ध करने के लिए जाता था तो इसके जो रथ थे वो आकर्षण का केंद्र बन जाते थे। अब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो समझ सकते हैं कैसे राजा होंगे। खैर जो भी है, जेठ चन्नी जो थे वह सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे राजा के रूप में एलारा का नाम लिया जाता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में यह शासक गद्दी पर बैठा। यह चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां पर शासन किया। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है कि चोल वंश का पहला शासक हु विक्ट्री ओवर श्रीलंका, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, तो उसका नाम था एलारा और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था इसने। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी? चोल शासक पहला एलारा। इसका मतलब कि इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा और भी शासक होंगे जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो मन में वह उत्सुकता, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि और कौन से शासक होंगे, लेकिन पहला शासक साहब कौन सा बना? एलारा बना। चलिए अगले शासक के बारे में, करिकाल। भाई इसके बारे में हम आपको बता दें, ये मैं सबसे पहले बताया कि चोल राजवंश का सबसे प्रमुख शासक रहा है। देखिए चोल राजाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका काल, शासन काल अगर देखा जाए तो 190 ईस्वी के आसपास माना जाता है। एक बार कमीशन ने प्रश्न पूछा था कि करिकाल का क्या अर्थ होता है, तो करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति। इसका पांव जला हुआ था। कहा जाता है कि प्रारंभ में करिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था और बाद में पुनः शासक बना। किसने किया उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। कहा जाता है कि इसने पुनः गद्दी प्राप्त कर ली थी और उस प्रक्रिया को, उस कहानी को कहाँ पर बताया गया है? तो पतत्तु पपात्तु, यह संगमकालीन साहित्य है ना, मैंने आपको कल बताया था। पतत्तु पपात्तु यह संगमकालीन साहित्य है जिसमें करिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। करिकाल के बारे में देखिए और महत्वपूर्ण बातें। करिकाल ने दो प्रसिद्ध युद्धों से ख्याति अर्जित की थी। दो प्रसिद्ध युद्ध करिकाल के हुए जिसमें करिकाल को ख्याति मिली। पहला मेढ़ी का युद्ध देखा जाए, मेढ़ी का युद्ध, और दूसरा वह है परनंदलई का युद्ध। बेड़ी के युद्ध के बारे में, इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। यानी कि चोल शासक था करिकाल जिसने पांड्य राजाओं और चेर राजाओं, इनके लगभग 11 राजाओं को पराजित किया। कहा जाता है कि जब इसने चेर शासक को पराजित किया तो मतलब जिसका नाम था पेरुम शेरल आदन, ठीक है, पेरुम शेरल आदन को जब इसने पराजित किया, जो चेर शासक था, तो उस पराजय के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। तो करिकाल का एक विजय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा वह है परनदलई का युद्ध। इस युद्ध में करिकाल ने 9 छोटे शासकों को हराया था। तो आप देख पा रहे हैं तकरीबन 20 शासकों को इसने पराजित किया। जाहिर सी बात है भाई, इतनी शासकों को पराजित करेगा तो ख्याति अर्जित करेगा ही। तो चोल वंश का करिकाल एक बहुत महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसके बारे में यही प्रश्न कमीशन पूछता है कि मतलब कि चोल चेर पांड्य जब अपने समकालीन जीवन में थे तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो करिकाल। शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है और कहा जाता है कि इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। कई बार ये प्रश्न बनता है कि हिमालय तक भारत विजय की चर्चा किस ग्रंथ में करिकाल का है? तो शिल्पाधिकारम। और शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य है जो कि प्रेम कथा पर आधारित है, कल आप लोगों ने देखा था। तो शिल्पाधिकारम में इसके हिमालय विजय तक की बात है। और देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जहां पर मैं इंडिकेट करता हूं कि इस पॉइंट को आप याद करिए, आप लोग उस पॉइंट पर विशेष ध्यान देते हैं कि नहीं, और अगर देते हैं तो आपको अगर याद होता होगा तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। मुझे जरूर मैसेज के माध्यम से बताते रहिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे करिकाल के बारे में ढेरों सारी बातें हैं। कहा जाता है कि करिकाल ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि तथा व्यापार को प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए तो महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने जंगली भूमि को साफ करवाकर कृषि योग्य बनवाया तथा सिंचाई के लिए तालाब निर्मित करवाए। इसने पत्तिनपालई के रचनाकार रुद्रनक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तो रुद्रनक कन्नार को इसने जो है 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी, जिनकी रचना कौन सी है? पत्तिनपालई। कहा जाता है कि शिल्पाधिकारम में करिकाल की एक पुत्री आदिमंदी की सूचना मिलती है। इसका विवाह चेर राजकुमार आतन अत्य के साथ हुआ था, जो कावेरी नदी में डूबकर मर गया था। लेकिन आदिमंती ने अपने सतीत्व से इसे पुनर्जीवित कर दिया। अब सतीत्व से कैसे जीवित किया? बच गए होंगे, अधिक पानी उनी नहीं पिए होंगे तो बच गए होंगे। तत्काल वहां पर जो है बचाने वाले लोग पहुंच गए होंगे।
बट जो भी है, सती तुझे पुनर्जीवित कर दिया, तो सतियों की कहानी तो और तमाम आपने देखा होगा। खैर, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं बनने वाले हैं, लेकिन एक दो बार कमीशन ने पूछा है तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। करिकाल के बाद उसका इसका एक बेटा अथवा पौत्र, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, नेडू मुडिकिल्ली गद्दी पर बैठा। मणिमेखली पुस्तक के अनुसार इसके शासनकाल में करियारू में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इलांगोल नामक चोल राजकुमार ने चेर तथा पांड राजाओं को हराया था। तो ऐसा माना जाता है कि इलांगो नामक चोल शासक ने चेर और पांड राजाओं को पराजित किया। तो एक और महत्वपूर्ण शासक का यहाँ पर उल्लेख इलांगो का दिया हुआ है। करिकाल के बारे में कहा जाता है करिकाल ने श्रीलंका की भी विजय की। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न आ गया कि इससे पहले हमने एक और शासक के बारे में आपसे बात किया था, जो आप यहां पर देखेंगे, एलारा। हमने कहा था ना कि चोल शासक, चोल राज्य का पहला शासक एलारा था, जिसने श्रीलंका पर विजय की। उसके बाद हमने इंडिकेट किया था कि और भी शासक होंगे जो श्रीलंका पर विजय करेंगे, तो करिकाल, तो करिकाल ने भी श्रीलंका पर विजय की थी। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम नगर की स्थापना की। कई बार पूछा जाता है कि पुहार या कावेरी पत्तनम नगर की स्थापना किसने की? करिकाल ने की। और अपनी राजधानी उर्रयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित किया, यानी कि कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम उर्रयूर टू कावेरी पत्तनम। तो ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है। इसके अलावा इसने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर, ठीक है, इसके अलावा इसने, सॉरी, हाँ, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। आप समझ रहे हैं? इस प्रश्न को परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध किसने बनवाया था? तो करिकाल ने बनवाया था। यह नगर व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था, और ये इसका गोदीवाड़ा बहुत विशाल था, यानी कि जो बंदरगाह था इसका बहुत विशाल था। तो कावेरी पत्तनम या पुहार को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला शासक हुआ, पेरुनकिल्ली, यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसने राजसूय यज्ञ जैसे महान यज्ञ को किया था, बस ध्यान देना है। सेन गढ़ान की बात करते हैं, इसके बारे में प्रचलित था कि पूर्व जन्म में यह मकड़ा था। लीजिए, अब कैसे कैसे एक्सपर्ट हैं जो आके बता के चले गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा चोल शासक था जो पूर्व जन्म में मकड़ा था, तो सेन गढ़ान, ठीक है। इसने संपूर्ण देश में शव मंदिरों का निर्माण करवाया, तो ये पॉइंट बढ़िया है। कल्लीवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कड़ककाल को पराजित कर बंदी बना लिया था, लेकिन चेर राजा के मित्र पोप गई ने चोल विजेता की प्रशंसा करके चेर राजा को मुक्त करा लिया था। वैसे बेसिकली करिकाल को ही आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी क्षमता है तो इन सब पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चेर राज्य की, यानी कि चोल के बारे में हम बात कर लिए। अच्छा, एक बड़ा मजेदार बात होता है, जब भी हम लोग किसी राजवंश के बारे में बात करते हैं, तो उस राजवंश को जब पढ़ते हैं या उसके फैक्ट को जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने समय का सबसे महान राजवंश है। और जैसे ही दूसरे राजवंश की तरफ शिफ्ट होते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो लगता है ये सबसे बड़ा महान राजवंश है। तो उसके पीछे कारण ये है कि हर राजवंश में एक दो तूफानी शासक पैदा होते हैं, जो मतलब कि उनका एक ही नियति होता है कि संपूर्ण साम्राज्य को अपने अधीन कर लें। तो चोलों में भी होंगे, चेर में भी होंगे और पांड्य में भी होंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कि चोलों में एक दो बहादुर हुए तो बाकी चेर और पांड्य में नहीं होंगे, सब में होंगे और अपने अपने समय काल में सब अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। खैर चलिए, चेर राज्य की राजधानी आप बताइए, वांजी या करैयूर? तो वांजी या करैयूर, आप यहां पर इसको समझेंगे। द्वितीय राजधानी तोंडी, तो टोंडी और वांची, यह इसकी राजधानी है। चलिए यहां पर मुझे बताइएगा कि चेर राज्यों का राज्य चिन्ह क्या था। इनका राज्य चिन्ह मुझे बताइए। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था राज्य चिन्ह क्या है, इनका राज्य चिन्ह क्या है मुझे बताएं प्लीज, फटाफट मैसेज करें, मैसेज करके मुझे बताएं कि इसका राज्य चिन्ह क्या है। ओह हो, नीचे तो दिया हुआ है, इसलिए बहुत सारे चालाक विद्यार्थी देखिए फटाफट। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं कि अभी भी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है धनुष। चलिए, चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। तो पांड्य क्षेत्र के पश्चिम में ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इस मैप को मैं ड्रा करूँ तो ये पांड्य है और ये आपका ये चेर है। तो आप देखेंगे इनके पश्चिम और उत्तर में, ठीक है। इसमें वर्तमान राज्य केरल का और तमिलनाडु का अंश सम्मिलित माना जाता है। खैर, राजधानी और राज्य चिन्ह ही आप देखेंगे, इसके बाद इनके महत्वपूर्ण शासक के बारे में।
यहाँ पर भी चार महत्वपूर्ण शासक, 6 महत्वपूर्ण शासक का उल्लेख है। उदयनजेरल, इसके बाद नेदुनजेरल, कुट्टवन, सेनुगुट्टवन अथवा धर्मपराणी कुट्टवन, इसके साथ साथ पेरुंजेरल, इरमपोरई और कुडक्को कोइंजेरल, इरमपोरई। तो कई सारे नाम दिए हुए हैं, बट मैं फिर कह रहा हूँ कितना दे परेशान नहीं होना है। एक तो आप यहाँ पर उदयनजेरल को ध्यान देंगे, नेडू जडियन को ध्यान देंगे, और थोड़ा सा अगर आप नाराज ना हो तो सेनुगुट्टवन को देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इतने ही पर्याप्त हैं। चलिए पहले उदयनजेरल। उदयनजेरल जो थे यह प्रथम चेर शासक थे। इनके बारे में पहला शासक है तो ध्यान में रखना ही आपको, यह पहला चेर शासक था। इसका शासनकाल लगभग 130 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके बारे में कहावत है कि इसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया, इसी कारण इसे महाभोजन उदयनजेरल की उपाधि मिली। देखिए अब दो तीन बातें हैं। अगर इस बात को सत्य मान लिया जाए कि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को इसने भोजन कराया था, तो इसका मतलब कि महाभारत का युद्ध 130 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। लेकिन महाभारत युद्ध का 130 ईस्वी के आसपास होने का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे में इस बात को स्वीकार करना सहजतापूर्वक बड़ी कठिनाई है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अब कुछ लोग यह बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले योद्धाओं को, तो कई सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि जो पांडव थे और कौरव थे, लड़े हुए थे, उनको भोजन कराया था। लेकिन यहां पर समझिए, कुरुक्षेत्र की धरती का मतलब ये थोड़ी ना कि कुरुक्षेत्र पर सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ होगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर कई सारे युद्ध लड़े गए होंगे। तो कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र पर बाद के समयों में जो युद्ध लड़ा गया, उसमें इसने उन योद्धाओं को भोजन कराया था। तो खैर फिर भी अगर कभी प्रश्न बनता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से इसको महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि दी गई और इसके रूप में जाना जाता है। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण शासक है। इसके बाद नेदुन जेरल, इसकी राजधानी मरंदई थी। ठीक है, इसकी उपाधि अधिराज की थी। इसके द्वारा हिमालय तक विजय और उस पर्वत पर चेर राज चिन्ह अंकित करने की बात की गई है। इसका चोल शासक इलेंदी इलंजे तिचिन से भीषण संघर्ष हुआ। संघर्ष में दोनों मारे गए और दोनों की रानियां सती हो गई। नेहरू जेरल आदन के समय में पश्चिमी जगत से व्यापार महत्वपूर्ण था, लेकिन इस व्यापार में बाधा कदम्ब नामक जनजाति डालती थी, जिसका इसने दमन किया। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने हैं। ठीक है, बस इनकी राजधानी को आपको ध्यान देना है। इसके बाद कुट्टवन शासक हुए। कहा था कि नेदुनजेरल आदन के छोटे भाई कुट्टवन ने कोंगू के युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत कर दिया। इसने अनेक सामंतों को भी हराया। इसके पास बड़ी संख्या में हाथी थे। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की। चौथा महत्वपूर्ण शासक सेन गुट्टवन हुआ। एक धर्मपरायण कुट्टवन के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका गुणगान कवि परणर ने भी किया। इस शासक को लाल या भला चेर भी कहा जाता है। हाँ, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि किस शासक को जो है लाल या भला चेर के रूप में जाना जाता है, तो सेनु गुट्टवन को जाना जाता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसने भी अधिराज की उपाधि धारण की तथा चेर राज्य में पत्नी यानी पत्नी पूजा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख 10 गीत में मिलता है। इसे कड़ग्गी पूजा भी कहते हैं। भाई इस लाइन को तो मैं आपसे बार बार कहूंगा कि 10 बार पढ़िए। चेर राजवंश का कौन सा शासक था इसने पत्नी पूजा या कड़ग्गी पूजा प्रारंभ की? बताइए, चेर राजवंश का कौन सा शासक था? तो सेनु गुट्टवन था, सेनु गट्टवन था। आप इसको याद रखेंगे, इसने पत्नी पूजा या कड़ग्गी पूजा का प्रारंभ कराया था। कई बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया है। कहा जाता है कि बलिपुरम के युद्ध में इसने 9 चोर शासकों को पराजित किया था। इसने कदम्बों का विनाश किया और इसके बाद ही इसने कदल परिकोत्ती अर्थात समुद्र को पीछे हटाने वाला की उपाधि भी धारण की। इसके अलावा अंदुवन, यह बहुश्रुत विद्वान के रूप में जाना जाता है, एक विद्वान है। अन्य छोटे शासकों में कवियों ने आय तथा परी की अत्यंत प्रशंसा की है। उस समय के आमदनी के बारे में, परियों के बारे में आय ने उर्रेउर के एक ब्राह्मण कवि को क्षमा चाहूंगा शासक के बारे में, हाँ ठीक है, आय ने उर्रेउर के एक ब्राह्मण कवि को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया और परी, ये शासक हैं, सॉरी शासक हैं, परी ने कपिलार नामक ब्राह्मण विद्वान को संरक्षण दिया तथा आय तथा परी दोनों वीर शासक थे। जनश्रुति के अनुसार
बेलों की उत्पत्ति उत्तरी भारत के किसी ऋषि के अग्निकुंड से हुई थी। तो खैर ये सब ऐसे विद्यार्थी जो बहुत वन लाइनर जुड़े हुए हैं उनको लाभान्वित कर सकता है ऐसा प्रश्न, बड़े यूपीएससी में सब नहीं पूछता है। बट इतना समझ लेना है कि अनुद्वन एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए चेर राजवंश के अन्य प्रमुख शासकों के बारे में हम बात करें तो पेरुंजेरल इरमपोरई, यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदि गैमान उर्फ नडुमान अंजी तगडूर का शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत की। भाई बस इसी लाइन को याद रखना, ठीक है, किसने दक्षिण में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। इसके बाद कुडक्कोइन जेरल, यह चेर वंश का अंतिम शासक था। इसका काल भी लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। लगभग 290 ईस्वी की एक अन्य चेर शासक का भी उल्लेख मिलता है। तो इस लाइन को भी विशेष रूप से ध्यान नहीं देना। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य था जो मैं आपको बता दूं कि अधिकांश स्टूडेंट्स इसमें फंस करके और अनावश्यक इसमें प्रेशर महसूस करते हैं। लेकिन जिन जिन महत्वपूर्ण सेगमेंट को आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उठेंगे। जो लोग सोचते हैं कि चोलों के प्रशासन से प्रश्न आता है, तो चोलों के प्रशासन से यहाँ से नहीं प्रश्न आएगा। जो 9वीं शताब्दी के चोल होंगे ना, वहां से उनके प्रशासन से प्रश्न आता है। ये तो अभी इनिशियल स्टेज में शासक हैं। तो यहाँ पर बस कुछ शासकों के बारे में आपसे देखना है, बात करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका नाम हाथी की आंख वाला शेर था और इसकी उपाधि मांदरन जेरल एरमपुरई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांड्य राजवंश के शासकों के। इनकी राजधानी मदुरा थी। प्रारंभिक राजधानियां कोरकई थी। इनका राज्य चिन्ह जो है मछली था। ठीक है। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराना प्रदेश कई बार पूछा जाता है, लेकिन आपको ऐसे राजधानी राज्य चिन्ह इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीपीय की सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। इसमें आधुनिक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनद और मदुरा जिला विशेष रूप से शामिल था। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो संगम साहित्य हुआ था, संगम साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पांड्य शासकों का ही था। और जो 3 संगम हुए थे जगहों पर, जिसमें से तो 2 तो मदुरा में हुआ था और एक कपाटपुरम में हुआ था। तो 2 संगम तो मदुरा में हुआ था और एक कहाँ हुआ था भाई, कपाटपुरम में हुआ था। और तीनों में पांड्य शासकों का योगदान जबरदस्त तरीके से था। प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो नेडियोन, इसके बाद पलशालई मुदुकुडी, नेडुजेडियन, ठीक है, एंड वैखिरशैलियई कोरिकई और नल्ली वकडोन। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है नेडुजेलियन को, ये इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी अनावश्यक। ठीक है, नेडुजेलियन। फिर भी यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स दिया है मैं आपको बता दूं। नेडियोन जो पहला शासक था, यह प्रथम शासक था, इसको बस नाम याद रखना है। नेडियोन का अर्थ है लंबे कद वाला, काफी एक लंबाई चौड़ाई वाला शासक रहा होगा। नेडियोन पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई। ठीक है, परंतु इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पतशाल इमुदुकुडमी, इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। पलशालई का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला, इसने अनेक यज्ञ भी करवाए। नेडू जेलियन, यह बहुत महत्वपूर्ण शासक है। यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैया लंगानम का युद्ध था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके समय का प्रसिद्ध युद्ध तलैया लंगानम का युद्ध था। तलैया लंगानम का युद्ध लगभग 290 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि नेडू जेलियन इस युद्ध को जीतने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने चोल तथा चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुटों को पराजित किया था। ठीक है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तलैया लंगानम का युद्ध जो था उसमें पांड्य शासक नेडू जेलियन विजय को प्राप्त किया था और इस युद्ध में उसने चोल तथा चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुटों को पराजित किया था। इसी युद्ध में उसने चेर शासक शेर यानी कि जो हाथी की आंख वाला शेर था को पराजित किया था और बंदी बनाकर पांड्य राज्य की बंदीगृह में डाल दिया था। इस विजय के बाद इसने तलैया लंगानम की उपाधि भी धारण की थी। तो पांड्य शासक नेडू जेलियन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा गया है। तलैया लंगानम का युद्ध किसके समय में हुआ और मेन शासक कौन था और किसने किसको पराजित किया था। इसके अलावा वेरिवर शैली
यह नेडू-जेलियन का छोटा भाई था। नेडू-जेलियन की मृत्यु के बाद वेरिवर शैली गद्दी पर बैठा। इसका मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी। यह किसी भित्ति चित्र को देख रहा था और उस समय इसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए इसे चित्तिर मर्द तंत्र जीव वर्मरण के नाम से भी जाना जाता है। नाम लेने में हमें भी कठिनाई हो रही है, आपको भी कठिनाई होगी, इसलिए जिन शासकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको याद करना है, उन्हीं के बारे में आपको याद करना है। और देखिए दक्षिण भारत में इस कठिनाई को तो आपको महसूस करना है। इतिहास में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा कई सारे पॉइंट्स को आपको याद करना होता है। तो इन सब नामों को एक दो तीन बार पढ़िए, याद करिए, इनसे छोटे छोटे फैक्ट्स को निकाल करके अलग नोट्स बनाइए। और देखिए आज अगर आप मेहनत करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक होंगी। अगला शासक नल्ली वकोडन। नल्ली वकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। कहा जाता है कि यह अंतिम शासक था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा और ये महत्वपूर्ण शासक थे जिनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने एक संक्षिप्त बात की। दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य इन राजवंशों के राजनीतिक जीवन को आपने देखा और इसके बाद हम उस समय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी परिचर्चा करेंगे। और इसके साथ फिर हम दक्षिण के अन्य प्रमुख राजवंश हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री में आते हैं, उन पर भी परिचर्चा करके और प्राचीन इतिहास को हम लोग समाप्त करेंगे। और आपका प्राचीन इतिहास की जो क्लास है बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है। उसके बाद हम एक ब्रेक देंगे और ब्रेक के बाद मेडिवल हिस्ट्री से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से एक नए तरीके से अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो अभी तक आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में पुनः हम आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।